नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं नवीन कुमार गर्ग, प्रवक्ता रसायन विज्ञान, सर्वोपयोगी इंटर कॉलेज पलसेड़ा अलीगढ़, कक्षा 11 रसायन विज्ञान भाग 2 के अंतर्गत एस ब्लॉक तत्व में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज एस ब्लॉक तत्व का प्रथम व्याख्यान होगा। बच्चों, जैसा कि हमने पूर्व के व्याख्यानों में आपको बताया था कि हाइड्रोजन एस ब्लॉक का तत्व है। इसका परमाणु क्रमांक 1 होता है। हाइड्रोजन आवर्त सारणी में एक वांडरिंग एलिमेंट के रूप में जाना जाता है। प्यारे बच्चों, आज के इस व्याख्यान में हम एस ब्लॉक तत्व के परिचय तथा वर्ग 1 के तत्वों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इसके अतिरिक्त क्षार धातुओं के भौतिक गुणों की चर्चा भी इस व्याख्यान के अंतर्गत करेंगे। सर्वप्रथम एस ब्लॉक तत्वों का परिचय। प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक तत्व क्या होते हैं? वे तत्व जिनके बाह्यतम कोश में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और अंतिम इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोश के एस कक्षक मींस एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, एस ब्लॉक तत्व कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, एस ब्लॉक तत्वों के बाह्यतम कोश से पिछले कोश का उत्कृष्ट गैस मींस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। इन तत्वों की बाह्यतम से पिछली कोश पूर्ण भरी होती है, जैसे लिथियम जिसका परमाणु क्रमांक 3 है। यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं तो बनेगा 1s2 and 2s1। तो हम देखते हैं यहाँ अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश कर रहा है और इससे पूर्व की कक्षा का नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये जो तत्व है ये किस में आएगा? एस ब्लॉक तत्वों की कैटेगरी में आएगा। इसी प्रकार बेरिलियम जिसका परमाणु क्रमांक 4 है, यदि हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाएं तो बनेगा 1s2 और 2s2। इसी प्रकार हम देखते हैं कि बेरिलियम के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश और एस कक्षक में प्रवेश कर रहा है और इससे पूर्व की कोश का उत्कृष्ट गैस संरचना विन्यास है मींस नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अतः यह तत्व भी एस ब्लॉक का तत्व होगा। प्यारे बच्चों, क्योंकि एस कक्षक में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। एस कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अतः वर्ग 1 और वर्ग 2 ही एस ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। देखिए, हमारे पास आवर्त सारणी जो होती है, इस आवर्त सारणी में सबसे लेफ्ट की तरफ यानी सबसे बाईं ओर 2 वर्ग हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2। ये दोनों वर्ग एस ब्लॉक तत्वों के लिए हैं। किसके लिए हैं? एस ब्लॉक तत्वों के लिए हैं। क्यों होता है ऐसा? एस में 2 इलेक्ट्रॉन कैसे प्रवेश करते हैं? एस जो उपकोश होता है, एस कक्षक में इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करते हैं। ये एस ऑर्बिटल है। इसमें जब एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश करता है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? s1 होता है। अर्थात ये इंडिकेट करता है कि ये तत्व वर्ग 1 का तत्व होगा और एस ब्लॉक का तत्व होगा। जब इसमें एक दूसरा इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर जाता है, एक एक करके 2 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर गए, तो अब कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? s2 होगा। जब कॉन्फ़िगरेशन s2 होता है तो हम कहते हैं यह तत्व किसका है? वर्ग 2 का तत्व है। इस प्रकार चूंकि s में केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि एस ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत केवल 2 ही वर्ग, वर्ग 1 तथा वर्ग 2 आते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं कहते हैं तथा वर्ग 2 के तत्व क्षारीय मृदा धातुओं के रूप में जाने जाते हैं। वर्ग 1 में हाइड्रोजन के अतिरिक्त 6 अन्य तत्व रखे गए हैं, जो क्रम से लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम,
तथा फ्रांसियम हैं। हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी तत्व क्षार धातु कहलाते हैं। इसी प्रकार वर्ग 2 में जो 6 तत्व रखे गए हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम। बेरिलियम को छोड़कर ये सभी तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। वर्ग 1 के तत्व जल के साथ अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। अतः वर्ग 1 के तत्वों को क्षार धातुएं अर्थात एल्कली मेटल्स कहा जाता है। जैसे सोडियम जल से अभिक्रिया करे, क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस मुक्त होगी। वैलेंस कर लेंगे, यहां पर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, यहां 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी और 2H2O। इस प्रकार क्या प्राप्त होगा हमें? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है। क्योंकि वर्ग 1 के तत्व जल से अभिक्रिया करके क्षारीय प्रकृति के हाइड्रोक्साइड्स बना रहे हैं, अतः हम कह सकते हैं कि वर्ग 1 के तत्व क्षार धातु तत्व कहलाते हैं। वर्ग 2 में बेरिलियम के अतिरिक्त, वर्ग 2 में एक तो बेरिलियम रखा हुआ है और इसके अतिरिक्त जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं? वो हैं मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम तथा रेडियम। बेरिलियम के अतिरिक्त वर्ग 2 के शेष तत्व क्षारीय मृदा धातुओं अर्थात एल्कलाइन अर्थ मेटल्स के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये मिट्टी के समान होते हैं। प्यारे बच्चों, वर्ग 2 के तत्वों के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है एवं इनके ऑक्साइड सामान्यतः भूपर्पटी अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं, अतः इन्हें क्षारीय मृदा धातु मींस एल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। क्षार धातुओं में सोडियम एवं पोटेशियम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लिथियम, रुबिडियम और सीजियम ये अल्प मात्रा में पाए जाते हैं और फ्रांसियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व। बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो ये कैसा तत्व है आपके पास? रेडियो एक्टिव। फ्रांसियम रेडियो एक्टिव है। इसके अलावा यदि हम दूसरे वाले वर्ग की बात करते हैं, सेकंड की, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। तो ये जो रेडियम है यहां पर ये रेडियो एक्टिव तत्व है। और जो फ्रांसियम है इसका परमाणु क्रमांक 87 है। इसका जो सबसे स्टेबल समस्थानिक यानी आइसोटोप जो होता है 87 Fr223। इसकी हाफ लाइफ केवल 21 मिनट है। क्षारीय मृदा धातुओं की भूपर्पटी में उपस्थिति के आधार पर कैल्शियम और मैग्नीशियम का स्थान 5वां और 6वां है। यानी अर्थ क्रस्ट में जो तत्व पाए जाते हैं उनकी हम बात करते हैं तो कैल्शियम कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है और मैग्नीशियम का स्थान कौन सा है? 6वां स्थान है। और स्ट्रोंशियम और बेरियम ये बहुत ही कम मात्रा में उपलब्ध होते हैं और बेरिलियम एक दुर्लभ है और रेडियम की जो मात्रा है वो आग्नेय शैल में केवल 10⁻⁻10% के बराबर होती है। और रेडियम कैसा तत्व है? अभी आपको पीछे ही बताया है, ये रेडियो एक्टिव तत्व होता है। क्षार धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्यारे बच्चों, क्षार धातुओं की बाह्यतम कोश में केवल एक इलेक्ट्रॉन होता है जो S उपकोष में प्रवेश करता है। जैसे लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक होता है 3। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? 1s2 और 2s1। हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं इसको 2 परमाणु क्रमांक होता है हीलियम का और हीलियम एक नोबल गैस है, तो इसको हम हीलियम की फॉर्म में लिखेंगे। 1s2 किसका होगा? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन He2s1। इसी प्रकार सोडियम जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 11
1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। हम इसको कैसे लिखेंगे? देखिए ये दोनों शेल्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस नियॉन की भांति है, तो हम इसको लिख सकते हैं Ne3s1। लिथियम आवर्त सेकंड का तत्व है, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड कोश में प्रवेश कर रहा है। इसी प्रकार सोडियम आवर्त थर्ड का तत्व है, क्योंकि इसमें अंतिम इलेक्ट्रॉन थर्ड कोश में प्रवेश कर रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षार धातुओं को वर्ग एक में रखना उचित है। क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। प्यारे बच्चों, क्षारीय मृदा धातुओं का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नोबल गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और इसके साथ NH2 होता है। एग्जाम्पल है बेरिलियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? ये कौन सी नोबल गैस है? 1s2 परमाणु क्रमांक 2 के लिए हीलियम होती है, तो हम लिख सकते हैं इसको हीलियम और 2s2। मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक कितना है? 12 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहां से यहां तक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो नोबल गैस नियॉन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के समान है, तो हम लिख सकते हैं Ne3s2। बेरिलियम किस आवर्त का तत्व होगा? क्योंकि अंतिम इलेक्ट्रॉन सेकंड वाले कोश में प्रवेश कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये आवर्त सेकंड का तत्व होगा। इसी प्रकार मैग्नीशियम का अंतिम इलेक्ट्रॉन थर्ड कोश में प्रवेश कर रहा है, तो हम कह सकते हैं ये किस आवर्त का तत्व है? ये आवर्त थर्ड का तत्व है। अतः हम कह सकते हैं कि क्षारीय मृदा धातुओं को वर्ग 2 में रखना उचित है। लिथियम और बेरिलियम के कुछ गुण इन वर्गों के अन्य तत्वों से भिन्न होते हैं। इस असंगत व्यवहार के कारण दोनों तत्व अपने ठीक आगे वाले वर्ग के दूसरे तत्वों से गुणों में समानताएं प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को विकर्ण संबंध अथवा डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। प्यारे बच्चों, आपने तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण में पढ़ा होगा कि आवर्त सेकंड के हल्के तत्व अपने से अगले वर्ग वाले आवर्त थर्ड के तत्वों से गुणों में समानता प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को विकर्ण संबंध कहते हैं। यहां देखिए, लिथियम वर्ग 1 का तत्व है और किस आवर्त में है? ये सेकंड आवर्त में है। लिथियम अपने से अगले वर्ग वाले मीन्स वर्ग 2 के तथा अपने से अगले आवर्त वाले मीन्स ये कौन से आवर्त का तत्व है? आवर्त सेकंड का, तो अगला आवर्त कौन सा होगा इससे? आवर्त थर्ड। तो लिथियम के गुण अपने से अगले वर्ग वाले आवर्त थर्ड के तत्व मैग्नीशियम से मैच करेंगे, तो इन दोनों में एक रिलेशनशिप होगी। लिथियम के गुण मैग्नीशियम के गुणों से समानता प्रदर्शित करते हैं। इस गुण को कहते हैं लिथियम और मैग्नीशियम के मध्य विकर्ण संबंध। इसी प्रकार बेरिलियम, जो कि वर्ग 2 और आवर्त 2 का तत्व है, अपने से अगले वर्ग वाले मीन्स वर्ग 13 के आवर्त थर्ड के तत्व से गुणों में समानता प्रदर्शित करेगा। मीन्स बेरिलियम एल्यूमिनियम से एक विकर्ण संबंध प्रदर्शित करेगा, अर्थात दोनों तत्वों के गुण आपस में मैच करेंगे। तो यह संबंध क्या कहलाता है? विकर्ण संबंध कहलाता है। विकर्ण संबंध के कारण ही लिथियम के बहुत से गुण मैग्नीशियम तथा बेरिलियम के बहुत से गुण एल्यूमिनियम के गुणों के समान होते हैं। तत्वों के आयनिक आकार या उनके आवेश त्रिज्या का अनुपात का समान होना ही विकर्ण संबंध का मुख्य आधार होता है। जैसे लिथियम आयन का आकार कितना होता है? 76 पिकोमीटर और मैग्नीशियम आयन का आकार कितना होता है? 72 पिकोमीटर। इनके आकार में क्या है? लगभग समानता है, यानी इनका आकार लगभग बराबर है। तो ये जो कारण होता है ये विकर्ण संबंध का कारण होता है। प्यारे बच्चों, क्षार धातुओं के रासायनिक और भौतिक गुणों
में परमाणु क्रमांक के साथ एक नियमित प्रवृत्ति मीन्स रेगुलर ट्रेंड पाया जाता है। सभी क्षार धातुओं के तत्वों में एक संयोजी इलेक्ट्रॉन होता है और अंतिम दूसरे कोष की उत्कृष्ट गैस मीन्स नोबल गैस की संरचना होती है। जैसे लिथियम, इसका परमाणु क्रमांक कितना है 3, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना है 1s2 2s1। तो ये क्या है आपके पास, ये कोष कहलाएगी संयोजी कोष। और ये जो इलेक्ट्रॉन होगा इसमें ये क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इससे पूर्व की जो कोष है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका है, हीलियम का, और हीलियम क्या है, एक नोबल गैस है। तो हम इसको लिख सकते हैं He2s1। और संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, इस पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार सभी क्षार धातुओं में संयोजी कोष में एक इलेक्ट्रॉन होता है और संयोजी कोष से जो पूर्व कोष है, यहां पर K कोष है ये, तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है उत्कृष्ट गैस की भांति होता है। इन तत्वों के बाह्यतम कोष में उपस्थित s इलेक्ट्रॉन को आसानी से त्यागने के कारण ये अत्यधिक धन विद्युतीय तत्व और एक संयोजी आयन देते हैं। जैसे लिथियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, लिथियम आयन बनेगा। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, सोडियम धन आयन बनेगा। पोटेशियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, पोटेशियम धन आयन बनेगा। रुबिडियम एक इलेक्ट्रॉन त्यागने के पश्चात रुबिडियम धन आयन में परिवर्तित हो जाएगा। तो आप देखते हैं कि जो क्षार धातुएं होती हैं वो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखती हैं और एक संयोजी धनायन बनाती हैं। अतः ये तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। आवर्त सारणी के किसी विशेष आवर्त में क्षार धातुओं के परमाणुओं का आकार सर्वाधिक होता है। परमाणु क्रमांक में वृद्धि होने के साथ साथ परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। हम बात करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इस प्रकार वर्ग 1 के तत्वों की बात करते हैं। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, परमाणु क्रमांक लिथियम का 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55। तो जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा इनका परमाणु आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, इसका कारण क्या होता है कि जो परमाणु त्रिज्या होती है वो डिपेंड करती है n स्क्वायर के, मीन्स परमाणु त्रिज्या इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। n क्या है यहाँ पर, n है मुख्य क्वांटम संख्या या आवर्त संख्या। इसका मान होता है n बराबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन, मीन्स आवर्त की संख्या। तो जैसे जैसे आवर्त संख्या का मान बढ़ेगा वैसे वैसे परमाणु क्रमांक के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं यहाँ पर आवर्त सेकंड है, यहाँ आवर्त थर्ड है, आवर्त फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। तो जैसे जैसे आवर्त का मान बढ़ेगा मीन्स n का मान बढ़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। दूसरा एक और चीज आप जानिए कि जो क्षार धातुओं का आकार होता है वो संगत आवर्त में कैसा होता है, सबसे अधिक होता है। मीन्स जब हम बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार में कमी आती है, मीन्स परमाणु त्रिज्या छोटी होती चली जाती है। इस प्रकार क्षार धातुओं का आकार अपने आवर्त में सबसे अधिक होता है और जैसे जैसे बाएं से दाईं तरफ जाते हैं परमाणु आकार घट जाता है। लेकिन यदि हम वर्ग 1 की बात करते हैं तो वर्ग 1 में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु आकार बढ़ता है। इसका कारण आपको बताया कि परमाणु त्रिज्या n स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है। क्षार धातुओं के एक संयोजी आयन का आकार उसके जनक परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। मीन्स लिथियम आयन का आकार लिथियम से छोटा होगा, सोडियम आयन का आकार सोडियम से छोटा होगा, पोटेशियम आयन का आकार पोटेशियम से छोटा होगा। अर्थात क्षार धातुओं के एक संयोजी आयन का आकार उसके जनक परमाणु के आकार की तुलना में कम होता है। जैसे हमने एक टेबल में आपको परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्याओं को पिकोमीटर में दर्शाया है। आप देख सकते हैं लिथियम की परमाणु त्रिज्या होती है 152 पिकोमीटर, सोडियम की होती है 186 पिकोमीटर, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या 227 पिकोमीटर, रुबिडियम की परमाणु त्रिज्या 248 पिकोमीटर और सीजियम की परमाणु त्रिज्या 265 पिकोमीटर। लिथियम की जो
परमाणु त्रिज्या 152 पिकोमीटर है, परंतु इसकी जो आयनिक त्रिज्या है वो केवल 76 यानी 76 पिकोमीटर है। तो आप देख सकते हैं कि लिथियम आयन का आकार लिथियम परमाणु की त्रिज्या से छोटा है। इसी प्रकार सोडियम आयन का आकार 102 पिकोमीटर, सोडियम परमाणु त्रिज्या से छोटा है। पोटेशियम आयन का आकार पोटेशियम परमाणु के आकार से छोटा है। इसी प्रकार रुबिडियम आयन का आकार रुबिडियम परमाणु के आकार से छोटा है। वर्ग में ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है और आयनिक त्रिज्या का मान भी बढ़ता है। अर्थात किसी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर लिथियम से लेकर सीजियम तक परमाणु त्रिज्या भी बढ़ती है, अर्थात परमाणु आकार भी बढ़ता है, आयनिक त्रिज्या भी बढ़ती है और अर्थात आयनिक आकार भी बढ़ता है। क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। मींस क्षार धातुओं की बाहरी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाला जा सकता है, तो इसलिए इनकी आयनन एंथैल्पी का मान बहुत कम होता है। आयनन एंथैल्पी का मान वर्ग में लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर कैसा होता है? कम होता है। में जैसे जैसे ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे आयनन एंथैल्पी का मान घटेगा। इसका कारण क्या है कि बढ़ते हुए नाभ के आवेश की तुलना में बढ़ते हुए परमाणु आकार का प्रभाव अधिक हो जाता है और बाह्यतम इलेक्ट्रॉन नाभ के आवेश के द्वारा भलीभांति परिरक्षित वेल स्क्रीन्ड हो जाता है। मीन्स क्या होता है? लिथियम के केस की बात करते हैं, ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर केवल 2 शेल्स हैं। सोडियम की बात करते हैं, न्यूक्लियस के बाहर 3 शेल्स हैं। लिथियम में 2 सेल हैं, सोडियम में 3 सेल हैं। इसी प्रकार पोटेशियम नाभिक के बाहर देखते हैं तो 4 सेल होती हैं। तो जैसे जैसे नाभिक से इलेक्ट्रॉन की दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन इजीली वहां से रिमूव किया जा सकता है। यही कारण होता है कि क्षार धातुओं की आयनन एंथैल्पी कम होती है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर ये घट जाती है। आयनन एंथैल्पी क्या है कि किसी भी तत्व से गैसीय अवस्था में मींस आइसोलेटेड स्टेट में या हम कह सकते हैं विलगित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को प्रथम आयनन ऊर्जा या प्रथम आयनन एंथैल्पी कहते हैं। जैसे सोडियम, इससे एक इलेक्ट्रॉन निकाला जाए सोडियम आयन बनेगा, तो सोडियम आयन की प्रथम आयनन एंथैल्पी मींस IE1 इसकी कितनी है? 496 किलो जूल प्रति मोल। अब जब सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 11, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 281। अब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब इसकी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह गए अंतिम वाली कोश में। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग चुका होता है तो इसकी बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। अब इससे दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत ज्यादा ट्रिपिकल हो जाता है, बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। तो दूसरा इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो क्या बनेगा? सोडियम +2 आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। मींस सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकला तो प्रथम आयनन ऊर्जा 496 किलो जूल प्रति मोल। सोडियम आयन एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन त्यागने पर सोडियम का क्या बन जाएगा? द्विधनावेशित आयन बन जाएगा। तो इस स्थिति में जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है IE2, ये सोडियम की कितनी है? 4562 मींस 4562 किलो जूल प्रति मोल। इस प्रकार हम देखते हैं कि क्षार धातुओं की द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान प्रथम आयनन एंथैल्पी की अपेक्षा कई गुना अधिक होता है। आप यहाँ टेबल में देख सकते हैं कि प्रथम आयनन ऊर्जा लिथियम की 520 है, तो द्वितीय आयनन ऊर्जा कितनी है इसकी? 7298। इसी प्रकार सोडियम, इसी प्रकार पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम की प्रथम और द्वितीय आयनन एंथैल्पी की तुलना करने पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि प्रथम आयनन एंथैल्पी की अपेक्षा द्वितीय आयनन एंथैल्पी का मान कई गुना अधिक होता है। जल योजन एंथैल्पी, क्षार धातुओं की जल योजन एंथैल्पी आयनिक आकार बढ़ने पर घटती है। मींस क्या है? जितना ज्यादा आकार होगा बड़ा उतनी ही जल योजन एंथैल्पी कम होगी। अब आकार किसका बड़ा है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम। आकार किसका बड़ा है? सीजियम का। इसी प्रकार आयनिक फॉर्म में देखें तो लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, रुबिडियम आयन और सीजियम आयन, तो इन सबका आकार बढ़ रहा है।
आकार बढ़ रहा है तो जलयोजन एंथैल्पी क्या होगी, इनकी कम होती चली जाएगी। लिथियम की जलयोजन की मात्रा अधिकतम होती है, इसी कारण लिथियम के अधिकांश यौगिक या लवण कैसे होते हैं, जलयोजित होते हैं, जैसे Li(2H2O। भौतिक अवस्था की बात करते हैं, फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। क्षार धातु बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यानी नरम होती हैं, लाइट वेटेड होती हैं, हल्की होती हैं और बिल्कुल चांदी के समान श्वेत यानी जैसे सिल्वरी व्हाइट कलर की होती हैं और इतनी ज्यादा सॉफ्ट होती हैं, इनको हम चाकू से काट सकते हैं। अगला टॉपिक है घनत्व। बड़ा आकार होने के कारण इनका घनत्व कम होता है, जो लिथियम से सीजियम की ओर जाने पर बढ़ता है। यद्यपि पोटेशियम धातु सीजियम की तुलना में कैसी होती है, हल्की होती है। दूसरा, इसमें जो धातु हैं जिनका घनत्व 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब से कम होता है, वे जल से हल्की हैं। यही कारण यह प्रश्न पूछा जाता है कि जो सोडियम धातु है वो जल से हल्की होती है, क्यों होती है? इसका रीजन है कि इसका जो आपेक्षिक घनत्व है 0.97 है, यानी जल का घनत्व होता है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और सोडियम का घनत्व कितना है यहाँ पर, 0.97। तो इसलिए सोडियम धातु जल से हल्की होती है। गलनांक और क्वथनांक, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्षार धातुओं के गलनांक और क्वथनांक प्राय कम होते हैं, जो इन धातुओं के मात्र एक संयोजी इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति के कारण इनके बीच दुर्बल धात्विक बंध को प्रदर्शित करते हैं। इनका जो गलनांक और क्वथनांक है, इनके जो गलनांक है, लिथियम का 454 केल्विन होता है, सोडियम का 371 केल्विन होता है, पोटेशियम का 336, रुबिडियम का 312 और सीजियम का 302 केल्विन होता है। इसी प्रकार क्वथनांक, लिथियम का 1615, सोडियम का 1156, पोटेशियम का 1032, रुबिडियम का 961 केल्विन और सीजियम का 944 केल्विन होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ज्वाला में रंग, फ्लेम कलरेशन। क्षार धातु हैं और इनके लवण ऑक्सीकारक ज्वाला को अभिलाक्षणिक रंग, कैरेक्टरिस्टिक्स कलर प्रदान करते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि ज्वाला की ऊष्मा इनके बाह्यतम इलेक्ट्रॉन को उच्च ऊर्जा स्तर पर उत्तेजित कर देती है। जब ये इलेक्ट्रॉन पुनः अपनी ग्राउंड स्टेट में, यानी जो सबसे निम्नतम ऊर्जा स्तर होती है, जिसे तलस्थ अवस्था कहते हैं, में वापस आता है, तो स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में विकिरण उत्सर्जन के कारण ज्वाला को रंग प्रदान करता है। अब बात करते हैं दृश्य क्षेत्र की। जैसा कि आप जानते हैं, दृश्य क्षेत्र में जो कलर होते हैं वो होते हैं विवग्योर, VIVGYOR। ये विजिबल रीजन होता है। जो कलर हमें दिखाई देते हैं वो वॉयलेट से लेके रेड तक की तरंगदैर्ध्य के दिखाई देते हैं, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। तो लिथियम का जब हम फ्लेम टेस्ट करेंगे तो इसका जो कलर आएगा वो कैसा आएगा, क्रिम्सन रेड। सोडियम का ज्वाला में रंग कैसा होगा, येलो कलर होगा यानी पीला रंग। पोटेशियम का बैगनी रंग, वॉयलेट कलर। रुबिडियम का लाल बैगनी और सीजियम का जो कलर होता है वो ब्लू कलर यानी नीला रंग होता है। सीजियम और पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश वैद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बनाने में भी हम सीजियम का और पोटेशियम का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त क्षार धातुएं विद्युत एवं ऊष्मा की सुचालक भी होती हैं। क्रैश रिवीजन। आज के व्याख्यान में हमने जो कुछ पढ़ा वह था एस ब्लॉक के तत्व। इनका सामान्य परिचय आपको दिया और बताया कि एस ब्लॉक के तत्व वर्ग 1 और वर्ग 2 में हैं, आवर्त सारणी के बाईं तरफ रखे गए हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्षार धातु यानी वर्ग ए के तत्वों के भौतिक गुणों के बारे में विस्तृत रूप से आपके साथ चर्चा की। अब गृह कार्य। पहला प्रश्न है, क्षार धातुओं के सामान्य भौतिक गुण क्या हैं? दूसरा प्रश्न, क्षार धातुएं प्रकृति में मुक्त अवस्था में क्यों नहीं पाई जाती? तीसरा प्रश्न, प्रकाश वैद्युत सेल में लिथियम के स्थान पर पोटेशियम एवं सीजियम क्यों प्रयुक्त किए जाते हैं? यह आपका गृह कार्य है। अगले व्याख्यान में हम जिन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उनमें होगा क्षार धातुओं के रासायनिक गुण और क्षार धातुओं के उपयोग। आज के व्याख्यान में इतना ही। धन्यवाद।